हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज जानेंगे कि कौन से नए मजीद PTI मेंबर्स को 9 मई केस में सजाएं सुनाई गई हैं, और इसके साथ साथ मिस्टर सलमान अकरम राजा ने रिजाइन क्यों किया है, और दूसरी जानब हमाद अजहर ने जिमनी इलेक्शंस ना लड़ने का फैसला क्यों किया। इसके अलावा बात करते हैं क्रिकेटर मिस्टर हैदर अली की, तो उनके रेप केस की क्या डेवलपमेंट है वो भी जानेंगे। मूविंग ऑन, पोर्चुगल में जो प्रॉपर्टीज हैं, जो जायदादों की खरीदो फरोख्त है, उस पर फिर से एक नया शोर उठ रहा है, वो क्यों? और इसके साथ शाहिद अफरीदी के स्कूल में बच्चे पर तशद्दुद किया गया, ये क्या माजरा है? मूविंग ऑन, जिशान रोखरी जो एक मरूफ गुलूकार हैं, उनकी नई से नई वीडियोस आ रही हैं, और न्यू जर्सी में मिस्टर अमानत अली जो एक मारूफ सिंगर है पाकिस्तान के, उन्होंने कोई गिला किया है वीडियो में पैसे ना मिलने का किसी इवेंट पर। ये भी जानते हैं आखिर माजरा के आखिर चल क्या रहा है। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पीटीआई के मेंबर्स, बल्कि पीटीआई के मजीद मेंबर्स मैं कहूँगी, जिनको 9 मई केस में सजाएं सुनाई गई हैं, ज़रा वो बताइए। जी बिल्कुल 9 मई में जो सज़ाओं का सिलसिला मुल्क भर में जारी है क्योंकि ये जो लश्कर-कशी हुई थी पूरे मुल्क में हुई थी और पूरे मुल्क की जो एटीसी कोर्ट्स हैं वहाँ पे ये मुकदमात चल रहे थे, उनके ट्रायल्स चल रहे थे। लाहौर में सज़ाएँ हुई, सरगोदा में सज़ाएँ हुई, मुल्तान में सज़ाएँ हुई। अब जो है वो फैसलाबाद में एक वाक़या हुआ था 9 मई वाले दिन राना सनाउल्लाह के घर पर कह लें या डेरे पर कह लें राइट। हमला किया था कुछ शरपसंदों ने और वो जो मुकदमा था वो भी चल रहा था जिस तरह जनाब हाउस पे हमले का मुकदमा चल रहे थे 9 मई के हवाले से जीएचक्यू पे हमले के मुकदमा चल रहे थे इसी तरह शोधा की जो यादगारें हैं उन पर हमलों के मुकदमा चल रहे थे ठीक। तो ये जो है ना उसी सिलसिले का एक फ़ैसला आया है फैसलाबाद की मोअज़्ज़ज़ अदालत ने प्लीज़। जो है ये फ़ैसला दिया है उसमें ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के घर फैसलाबाद पर हमला भी उसी शरपसंदाना कार्रवाई का हिस्सा था जिसमें पीटीआई के बड़े रहनुमा बराह रास्त मुलव्वस पाए गए। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 109 मुल्ज़मान के ट्रायल के बाद 75 को मुजरिम करार देकर सजाएं सुनाई जिससे यह साबित हुआ कि कानून सब के लिए बराबर है। इस घिनौने जुर्म की तहकीकात और अदालती कार्रवाई 2 साल 3 माह से ज्यादा अरसे तक जारी रही। अदालत ने अब पीटीआई रहनुमाओं को कारकुनों को इश्तियाल दिलाने, हजूम की क़ियादत करने और लोगों को रियासती अदारों, दिफाई तनसीबात, शोधा की यादगारों और सियासी मुखालफिन और इनके घरों व ख़ानदानों पर हमलों की तरगीब दी। उन तमाम के खिलाफ फैसला सुनाया गया। ठीक, ठीक। अब ये कहानी देखें कि ये कहाँ से इसकी प्लानिंग चल रही थी और किस तरह की जो है एक इंतशार अंगेज़ी थी और किस तरह की खतरनाक। जो है वो लश्कर कशी थी, किस तरह की जत्थाबंदी थी। अब मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से इस केस में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने तो हैट्रिकां कर ली है ना। उमर अयूब उनको तो पहले भी हुई है, लेकिन एक वो और तो केस में हो गई थी। बिल्कुल वो कहीं पे पीछे नहीं रह रहे। उमर जी। अयूब, शिबली फराज, ज़रताज गुल, शेख राशिद शफ़ीक ये भतीजे हैं शेख रशीद साहब के, वो चटान जो थे शेख रशीद। कमल शोज़ब, राय मुर्तज़ा इकबाल, राय हसन नवाज़ समेत पीटीआई की मरकज़ी क़यादत को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने इस मुकदमा में 59 मुल्ज़मान को 10-10 साल और 16 को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने इसी केस में 34 अफराद को बरी किया है, ठीक। जिसमें साबिक वज़ीर फवाद चौधरी एक मरतबा फिर लीड के साथ बरी हो गए। कमाल लीड के साथ फवाद चौधरी इस कदर मासूम करार पाए हैं 9 मई में, इस कदर इनोसेंट करार पाए हैं, ऐसे लगता है कि वो ख्वाब था। वो जो हम देखा करते कि फवाद चौधरी का पीटीआई से कोई ताल्लुक था और फवाद चौधरी जो है ना कहते थे कि ना भागूंगा ना भागने दूंगा और डट जाऊंगा, खबरों में मिलोगे, सुर्खियों में मिलोगे, पेशानियों में मिलोगे, परेशानियों में मिलोगे, हैरानियों में मिलोगे। वो फवाद चौधरी बरी उनको हुए, बरी कर दिया हर गया। केस में बरी हो जी। रहे हैं। इतने एक देखें सर, मौजज़ा कैसे ना। इन्वॉल्वमेंट नहीं थी नहीं, या क्या मैं कहता हूँ कि क्राइटेरिया था? कमाल हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी, ज़ैन कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं। ठीक। ये भी। हाँ जी। और जो अदलिया की गैर जानबदारी का सबूत है जी कि वो ये बिल्कुल अपना शाह महमूद कुरैशी का बेटा ज़ैन कुरैशी, फवाद चौधरी मासूम करार पाए, इनोसेंट, कीता ही कुछ नहीं, कमाल कर दिया।
तो जिनको 3-3 साल की मिली है भाई वो ना किस क्राइटेरिया पे है, जिनको वो तो 10 साल की मिली है? साबित हो गया ना भाई, जी। साबित हो गया ना। 3 साल वाले मशवरे में होंगे, जरा पीछे होंगे, 10 साल वालों ने हमला कर दिया होगा, अंदर घुस गए और जो होंगे, बरी आग हैं लगा दी होगी, जला दिया होगा। बरी वाले पता नहीं उस वक्त मुल्क में ही नहीं थे, फवाद चौधरी। वो मीटिंग्स में भी नहीं, इसका मतलब है उनकी मौजूदगी पाई गई, जो मीटिंग्स इमरान खान कंडक्ट करते थे और जिसमें ये सारी मनसूबा साजी हो रही थी। कमाल है, मैं कहता हूँ जबरदस्त, मुबारकबाद है फवाद चौधरी को। हर मुकदमे में बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह फवाद चौधरी बरी हो रहे हैं। जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, नायब चेयरमैन पीटीआई के बेटे हैं, 34 आपने बताया वो जो भी बरी हो बरी, चुकी है। शाह महमूद भी बरी, 34 बरी में। ये फैसला वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझता और इंसाफ की फराहमी में कोई समझौता नहीं करता। पाकिस्तान की अदलिया ने कानून की अमलदारी को यकीनी बनाकर यह पैगाम दिया कि 9 मई जैसे जुराइम को ना भुलाया जाएगा और ना ही माफ़ किया जाएगा। ये अदालती फैसला दुनिया भर में पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा करेगा। पाकिस्तान में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी यकीनी बनाई जा रही है। ये बहरहाल खबरें हैं पीटीआई की सज़ाओं की। जिनको सज़ाएँ मिली हैं, उनको तो पहले ही इतनी की सज़ाएँ मिल गई हैं, मेरा ख़्याल है कि उनकी एक-एक ज़िंदगी और भी वो सारी जेल में ही गुज़रेगी। जितनी सज़ाएँ उमर अयूब को अब तक सुनाई जा चुकी हैं, ज़रताज गुल को, 3 से शिबली 4 फ़राज़ केसेस को, में हाँ, डबल ट्रिपल। और तो उसके ये साथ-साथ लोग बरी भी हो रहे हैं। सर ये एक ही काउंट होगी या मल्टीप्लाई होंगी? ये किसी कानूनदान से पूछना पड़ेगा, मेरा ख़्याल है कि ये मल्टीप्लाई या होंगी। दिन मल्टीप्लाई, रात देखें जो नहीं, है नहीं, ये ऐसे थोड़ा ही है, देखें, खुदा ना ख़ास्ता कि एक कत्ल आपने किया है इस्लामाबाद में, उसकी सज़ा तो अलग होगी। एक फैसलाबाद में किया, उसकी सज़ा अलग होगी। जो लाहौर में किया, उसकी और अलग 10 होगी। साल का क्या मतलब है कि हाँ, ये एक पॉइंट है, दिनों रात जो है वो ये एक पॉइंट है कि उमर अयूब 9 मई ही के दिन कितनी जगहों पे मौजूद थे। एक पॉइंट। शिबली फराज एक ही दिन कितनी जगहों पे, क्योंकि ये फैसलाबाद केस कितने में शहरों में मौजूद था, एक शख्स कितने शहरों में मौजूद था। इसी तरह जरताज गुल हाँ एक जी, ही दिन कितने शहरों में मौजूद थी। राइट। या फिर इनको हर केस में 109 में रखा गया है, प्लानिंग में रखा गया है। ये फैसलाबाद की प्लानिंग है, ये एक वैलिड पॉइंट है। फैसलाबाद की प्लानिंग में भी उमर अयूब शामिल थे, शिबली फराज, जरताज गुल, शोजब कमल, इमरान खान, ये सारे शामिल थे। फैसलाबाद की प्लानिंग में भी शामिल थे, लाहौर की प्लानिंग में, जुनाउस की प्लानिंग में शामिल थे, जीएचक्यू पे हमले की प्लानिंग में शामिल थे, शोधा की यादगारों की प्लानिंग में शामिल थे। अगर तमाम तर प्लानिंग्स के मुकदमात उन पे हैं, तो फिर इसलिए उनको हर कोर्ट से सजाएं सुनाई जा रही। पॉइंट आपका पॉइंट वैलिड है। लेट्स सी कि मजीद डेवलपमेंट क्या आती है इन केसेस के हवाले से। अभी तो सजाएं सुना दी गई हैं। आई बिलीव अपील का हक भी होता है, आगे हाँ, ज़ाहिर है अपीलें की लेकिन भी हैं, अपीलें इनकी मुस्तरद भी हो रही हैं और आगे तो जो है वो ज़िमनी इंतखाबात अनाउंस होना शुरू हो गए इन हलकों में। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात की आपने बात की, हमाद अजहर साहब ने ना लड़ने का फैसला क्यों किया ज़िमनी इलेक्शन से? ये अब पता नहीं, ये तो हमाद अज़हर बता सकते हैं। एक ट्वीट उनका सामने आया कि हल्का एन ए 129 में जहाँ उनके वालिद मियाँ जी, अज़हर के इंतकाल के बाद वो खाली होगी सीट, अब उसमें ज़िमनी इंतखाब होना। अच्छा, वो 9 मई वाली सीट खाली नहीं हुई, वो तो एक नेचुरल एक डेथ हो गई साबिक़ गवर्नर पंजाब की, हमाद अज़हर के वालिद की। अब वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब जो है अनाउंस हो गया, उसका अब शेड्यूल आना है। राइट। अच्छा, उधर नून लीग में भी लड़ाई चल रही है बहुत ज़्यादा, वो भी आपसे शेयर करते हैं। उसमें अब ये हुआ है कि पहले हमाद अज़हर ने अपनी मिसेस नामज़दगी जो है, नॉमिनेशन का उनका नाम चला। फिर ये भी इतलाएँ आई कि मरियम हमाद जो है उनकी मिसेज़ लड़ सकती हैं। अब जो है फाइनली ये इत्तला आई है कि हमाद अज़हर खुद नहीं, ग़ालिबन उनके भांजे या भतीजे हैं अरसलान, उनको वो अब नामज़द करेंगे। फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि अडयाला जेल से होगा। फ़ैसला तो पीटीआई की लीडरशिप करेगी, इमरान खान फ़ैसला करेंगे कि उस हल्के से कौन लड़ेगा। जी, तो फिर हमाद अज़हर ने वहाँ से ना लड़ने का फ़ैसला कर दिया। उन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया है कि वो इस इंतख़ाब में हिस्सा नहीं लेंगे ज़िमनी। अच्छा, दूसरी बात है, वो जो आप बात करी हैं, शुरू में खबरें चली कि उनकी मिसेज़ लड़ेंगी, वो मिसेज़ भी नहीं लड़ रही। अब उनके कोई एक कज़िन है वो, रिलेटिव हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, कज़न हैं, अरसलान उनका नाम है अरसलान आपने अलबत्ता। नाम लिया। हमाद अज़हर का ये ख़्वाहिश है कि उनको टिकट दिया जाए। अब डिपेंड करता है कि जब हमाद अज़हर को ऑफ़र है और हमाद अज़हर अपना कैंडिडेचर विथड्रॉ कर लेते हैं, तो पार्टी क़यादत क्या उनका नामज़द किया हुआ उम्मीदवार उतारती है मैदान में? नहीं उतारती। ये फ़ैसला क़यादत करेगी। अभी बाज़ आना औक़ात ये अभी होता है आना बाकी है। कि जब आप इलेक्शन छोड़ते हैं, तो फिर ये नहीं होता कि आपकी मर्ज़ी से टिकट दिया जाए। ट्रू, ट्रू। ऐसा नहीं होता। देखते ऐसा हैं, नहीं होता। देखते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आपने रीज़न भी तो बतानी कि आपने क्यों नहीं लड़ना। क्योंकि हमाद अज़हर अभी 9 मई में है, मफ़रूर हैं।
इश्तिहारी हैं और अभी जो है ना उन्होंने ट्रायल फेस करना है, गिरफ्तारी उनकी नहीं अभी तक हुई। तो इसलिए जो है ये खासा मुश्किल हो जाएगा। मे बी हमाज़त का नामज़द उम्मीदवार जो है, हमाज़त अडयाला के मशवरे से ही उम्मीदवार दे रहे हों, ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ कहानी ये है कि उनके मुकाबले में अब दोबारा जो है वो हाफ़िज़ नमान ने मना लिया नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ को। पहले भी उन्होंने महर इश्तियाक का हल्का छीना, ठीक है? और वहाँ पे जो हुआ वो आपके सामने। अब दोबारा फिर और ये जो हाफ़िज़ नुमान है इनको जब नून लीग की हुकूमत थी ग़ालिबन पीडीएम की हुकूमत की बात करता हूँ, तो इनको लेस्को का चेयरमैन भी लगा दिया गया। इनके पास कोई गिदड़ सिंह ही है। अच्छा, मैं हल्का ब बार-बार कह रहा हूँ, वो हल्का महर इश्तियाक का हल्का है। ये लेकिन मैं उस हल्के का हदूद-अरबा देखते राइट, हुए, अराई वोट को सामने रखते हुए कर रहा हूँ। अब ये है कि वहाँ पे चौधरी बाकर हैं एक, वो पहले एमपीए का इलेक्शन लड़ चुके हैं और उन्होंने भी 1-2 दफ़ा सैक्रिफ़ाइस किया ग़ालिबन राना मशहूद के हक़ में या किसी दूसरे कैंडिडेट के हक़ में। उसके बाद ये है कि वहाँ से इस तरह के राना मशहूद भी उम्मीदवार है वहाँ से। अब नवाज़ शरीफ साहब मुश्किल में फँस गए हैं। अब वो सबने कागज़ जमा करवा दिए। उन्होंने कहा यार कि आप जनरल इलेक्शन में तो हमें सबको जो है ना वो इग्नोर कर सकते हैं, ख़ास तौर पे महर इश्तियाक जो हैं। अब ज़िमनी में अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल बन गई, अल्लाह ताला की तरफ से एक शख़्स के इंतकाल हो गया और वहाँ पे ज़िमनी का एक चांस बन गया, तो आप उसमें भी अब बढ़ गई लड़ाई वहाँ पे नून लीग की। मैं एक आपको एक बात बता दूँ, जी, मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस उस हल्के का बता रहा हूँ 129 का जो 121 हुआ करता था, राइट, फिर राइट, 126 भी हुआ। बताइए। अगर ये इलेक्शन जो है 1% भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, वहाँ पर जो है वो आरओज़ ने दरवाज़े बंद ना किए, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे कब्ज़ा ना हुआ और टिकट महर इश्तियाक को ना दिया गया, तो महर इश्तियाक हाफ़िज़ नुमान के साथ नहीं चलेगा और अगर महर इश्तियाक हाफ़िज़ नुमान की कैंपेन में ना निकला, तो हाफ़िज़ नुमान इलेक्शन हार जाएगा। सर आपने कहा कि अगर ये फेयर हुआ, ऐसे कुछ कहा है ना आपने अभी, तो क्या फेयर नहीं होते इलेक्शन? सर आपका नहीं, कुछ आप हमारे मुल्क में तो हमेशा फेयर इलेक्शन होते हैं, बल्कि हमारे मुल्क में इलेक्शन ही फेयर होते हैं और इतने फेयर होते हैं, इतने फेयर होते हैं कि अगले दिन जो है ना अफेयर्स हो कुछ जाते हैं चेहरे फेयर एंड लवली लगा के निकलते हैं और फिर अफेयर्स और बन जाते हैं। बिल्कुल वो अफेयर्स में बदल जाते हैं। नहीं लेकिन आप तो फिर तो यानी कि एक सवाल और नहीं पूछना चाहूँगी ज़िमनी मैं है ना, आपसे। मिस ज़िमनी है ना, ज़िमनी ज़िमनी ठीक में है, ज़िमनी जो भी हुकूमत करवा रही होती है उसको एक एज तो होता है एज ना, तो होता है, चलिए वो तो एज भी एक होता है, सरकारी मशीनरी भी लास्ट स्केल इस्तेमाल पे तो होती नहीं है, है। कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। तो चलिए एक और सवाल है आपसे, करें, फॉर्म 47 या फॉर्म 45? मिस अगस्त का महीना है, फॉर्म 47 47 से हमें प्यार है और 47 से हमें प्यार चलिए अब मैं चलता हुआ आ रहा सितंबर है। में पूछूँगी ये क्वेश्चन सितंबर आपसे, में पूछें, अगस्त में तो सितंबर मैं में, फॉर्म 47 के साथ। ठीक हो गया। सर मिस्टर सलमान अकरम राजा की बात करते हैं, उन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया है? ये अभी चलते प्रोग्राम में ही खबर आई है हमारे पास। प्रोड्यूसर साहब ने भेजी है कि पीटी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जी, ने पार्टी ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया और तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा है कि पिछले मंगल मैंने अली बुहारी एडवोकेट के ज़रिए इमरान खान को दरख्वास्त भेजी थी कि पार्टी मेंबरान को बेतहाशा नाहक सज़ाओं के पेश नज़र मुझे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटकर कानूनी मामलात पर तवज्जो मरकूज़ करने दी जाए। बानी पीटीआई ने मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की। मैं इनके एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। सलमान अकरम राजा का कहना था कि मैं कोई रवायती सियासतदान नहीं, ना जागीरदार, ना मिल ऑनर, ताहम मेरा मुख्तसर ख़ानदान मेरे साथ खड़ा है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा है। कोई मलाल नहीं, अपनी भरपूर वकालत को पसे पुश्त डालकर मुआशी बेयकीनी को बखुशी कबूल किया। उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाज़ा करता है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है। मेरी कोई अमल किसी असूल से मुतसादम नहीं। फ़िक्री व मुआशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। कल मैं खान साहब से गुज़ारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊँगा। मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवज़ा हाज़िर रहेंगी। वो ठीक, कहते हैं कि ये जो ठीक। सज़ाएँ हो रही हैं, इसमें मुझे बतौर वकील पीटीआई के लिए जो है ना वो काम करने की इजाज़त दी जाए और ना ना कि मैं जो है ना पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बन के और मैं ये ओहदा लेके बैठा रहा हूँ और मैं ये ओहदा लेके अपने लोगों को सज़ाओं से और जेलों से बचा भी नहीं पा रहा हूँ। इट्स टोटली फ्यूटाइल उनका यस। मतलब ये। चलें, ठीक है।
सर, अब मुझे ये बताइए, मिस्टर हैदर अली, जिन पर एक रेप केस का जो है एक इशू बना हुआ है यूके में और पीसीबी ने भी उन्हें मअतल कर दिया हुआ है। उस केस की क्या डेवलपमेंट है? उस केस की तो खौफनाक डेवलपमेंट है। पुलिस रिपोर्ट जो है वो मेरी नज़र से गुजरी है, बताएँ। लंदन पुलिस की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हैदर अली जो है, अ, उन पर रेप का केस है, रेप की एप्लीकेशन है। हैदर अली की इस खातून से आप कह लें कि पहली एक्सक्लूसिव और वैसे दूसरी बाज़ाब्ता मुलाकात है, और दोनों की जो कन्वर्सेशन है उस डे के बाद, जिस दिन को रेप डे कहा जा रहा है, जिस दिन रेप हुआ, उससे पहले की और बाद की तमाम तर कन्वर्सेशन जो है ना, वो भी पुलिस के पास मौजूद है। अच्छा, ये जो है, इनकी बहुत पुरानी दोस्ती नहीं है, कुछ अरसा पहले इनकी दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद हैदर अली उस लड़की को ये कहता है कि हमें मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मुलाकात कर लेते, कहाँ करनी है? लंदन का एक इलाका है शेफर्ड, वहाँ पे इनकी एक होटल में ये बुकिंग होती है, लड़की के नाम से रूम बुक होता है। तो अब यहाँ पे ये है मामला कि एक लड़की रेप के लिए तो अपना कमरा खुद बुक नहीं करवाएगी। तो वो कमरा बुक हो गया, और वहाँ पे जो है इनकी मुलाकात होती है। जो मुलाकात का दौरानिया पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया है वो है 4 से साढ़े 4 घंटे। 4 से मैं रिपोर्ट मनोवन रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा सुनी-सुनाई। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये 4 घंटे मिनिमम चेक इन होते, चेकआउट होते। अच्छा, उसमें ये हुआ कि उसमें ये एक दफ़ा बाहर भी जाते हैं। बाहर होटल से बाहर ये घूमते भी हैं, फिर वापस आते हैं। तो रिपोर्ट में लिखा गया है कि उन 4 से सवा 4 घंटों में 2 मर्तबा सेक्स हुआ दोनों के दरमियान, 2 मर्तबा, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो चुका है। और मेडिकल रिपोर्ट के बाद अगले दिन की जो कन्वर्सेशन है कि जिसमें वो लड़की ये हैदर अली से कहती है कि कल का दिन बहुत अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त दिन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है कि मेरी वर्जिनिटी चली गई है और आपने मेरी वर्जिनिटी जो है ना, वो ख़त्म कर दी। ये एक चीज़ जो है ना, मुझे अब फ़ील होना शुरू हुई है। तो उस पे हैदर अली आगे उसको जवाब दे रहा है कन्वर्सेशन में, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक। लंदन पुलिस की बात कर रहा हूँ कि जो है ना, इससे कुछ नहीं होता, जो है उसने कहा कि नहीं वैसे तो मुझे अच्छा लगा सब कुछ, लेकिन ये जो है ना थोड़ा मेरे लिए परेशान कुन हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। अलबत्ता जो हुआ, तो हम दोबारा कब मिल रहे हैं? इस तरह की गुफ्तगू होती है। 2 या 3 दिन गुज़र जाने के बाद दोबारा चैट में ही लड़की कहती है हैदर अली से कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं, आपने ये ज़हन में रखना है कि इन्होंने एक वो जो है, मुझे सोशल मीडिया की उस का नाम भूल गया है, स्नैपचैट। स्नैपचैट जो है, उसमें कोई इनका ग्रुप भी है, जिसमें हैदर अली है, जिसमें वो लड़की है, एप्लीकेंट जो है ठीक। रेप केस की, और उसकी कुछ मुश्तरका दोस्तें हैं। तो वो कहती हैं कि मेरी फ्रेंड जो है, मेरी सहेली 1-2, उन्होंने ये कहा है कि ये अच्छा नहीं हुआ, तो हैदर अली को तुमसे अब शादी करनी चाहिए। तो वो फिर हैदर अली को मैसेज पे ही कह रही है कि अब आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। मैंने कहा जी क्या, हैदर अली ये जवाब दे रहा है कन्वर्सेशन में कि हमारा तो इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं थी, और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है, और ना ही मैं ये फैसला कर सकता हूँ। और हमारे दरमियान जो कुछ हुआ, वो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं हुआ, वो दोनों की रज़ामंदी से हुआ। उन्होंने कहा जी ये तो ठीक है, ये तो रज़ामंदी से हुआ दोनों की, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। अब चूँकि ये हो गया है, तो अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उसने कहा कि मैं फिर फ़ौरी तौर पे तो नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे अपने घरवालों से बात करनी पड़ेगी, और मेरे घरवाले जो हैं वो आपकी फ़ैमिली से राब्ता करें, और उसके बाद जो है इस पे फ़ैसला किया जा सकता है। उस पे वो कहती है कि ये फिर आप मुझे फ़ौरी बताएँ। उसने कहा मैं फ़ौरी नहीं बता सकता, मैं तो 3 दिन बाद या 4 दिन बाद फलाँ डेट को
मैं लंदन छोड़ के चला जाऊँगा और मैं पता नहीं केप टाउन जा रहा हूँ या साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ या फलाँ कंट्री जा रहा हूँ, मुझे जॉइन करना है टीम को, मैं कोई फलाँ इवेंट खेलने जा रहा हूँ, तो ये मैं फलाँ दिन जा रहा हूँ। अच्छा, ये एक मासूमियत में हैदर अली ने वो दिन बता दिया, वो डेट बता दी उस खातून को। उस खातून ने वो पता चलते ही कि इस डेट को ये निकल जाएगा, उसने फ़ौरी तौर पे रेप की एप्लीकेशन दे दी, ठीक है? अब इस तमाम तर सूरत-ए-हाल और तमाम तर अब तक की इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस रिपोर्ट जो अब तक की सामने आई है, उसमें ये कोई जबरी रेप नहीं है, ठीक है? ये रज़ामंदी से जो कुछ हुआ, वो होने के बाद जो है, वो खातून को उसके फ्रेंड ग्रुप ने, उसकी सहेलियों ने ये कहा कि तुम जो है ना इससे वो अच्छा, ये भी खातून का कहना है कि मुझे कोई पैसे की लालच नहीं है, मुझे कोई ये इश्यू नहीं है। वो पाकिस्तानी निजात ब्रिटेन गर्ल है और वो कहती है कि मैं जो है ना मेरे साथ अब ये हो गया है, तो लिहाज़ा अब मैंने फ़ैसला किया है कि ये शख़्स मुझसे शादी करे। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल है। अलबत्ता ये है कि जो मुश्तरका इनके कुछ दोस्त हैं, जैसे वो स्नैपचैट ग्रुप मैंने बताया, वो कोशिश कर रहे हैं उसे ख़ातून को समझाने की कि इनकी कोई इस तरह का पैचअप हो जाए। अब पैचअप के लिए क्या हैदर अली शादी करने पे राज़ी हो जाता है जो उसकी डिमांड है। उसकी डिमांड फ़िलहाल तो उस ख़ातून की डिमांड पैसा नहीं है। अलबत्ता इस सूरत-ए-हाल में भी वो वाली सज़ा नहीं है जो शुरू में हमें लग रहा था कि जो एक जिसको रेप की एक टर्म हम यूज़ करते हैं, ये उस तरह का मामला नहीं है, ठीक। ठीक है? ये बाहमी रज़ामंदी से हुआ। होने के बाद 2-3 दिन के बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसने उसके बाद भी ये चेकआउट हुए हैं जब होटल से और काउंटर पे उसकी वो पेमेंट वगैरह क्लियर करके, उसके बाद भी ये वहाँ घूमते रहे और उसके बाद की जो कन्वर्सेशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। जो इन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन है, वो एक दोस्ताना कन्वर्सेशन है। और वही सिर्फ़ उस लड़की ने कहा कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि वो दैट वाज़ ब्यूटीफुल डे बट मैं ये समझती हूँ कि मेरी वर्जिनिटी जब चली गई है तो फिर आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। ठीक, तो सर पीसीबी में अभी क्या स्टेटस है इनका? मुअत्तल है? मज़ीद और ज़ाहिर आपको है क्या कि लगता है? जब तक जो है ना कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता लंदन की अदालत का, अगर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अगर वहाँ से बरी-उज़िम्मा हो गए और बेगुनाह साबित हो गए, तो फिर यहाँ भी उनकी मुअत्तली जो और है वो ठीक है। जो है बहाल हो जाएगी और अगर वहाँ पे उन्हें सज़ा हो जाती है, तो वो सज़ा फिर ज़ाहिर है कि वो इतनी सज़ा होगी तो वैसे ही करियर उनका बर्बाद हो जाएगा। पोर्चुगल में जो सोसाइटीज़ हैं, हमने पहले भी इस पर डिस्कशन की थी कि वहाँ पे सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, खरीद-व-फ़रोख्त के हवाले से, नेशनैलिटी के हवाले से बहुत सी मार्केटिंग हो रही होती है। अब एक दोबारा से नया चर्चा चल रहा है। क्या है ये? वो जो है ना ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कट्टा खोला था, पुर्तगाल में जो है ब्यूरोक्रेट्स ने ज़मीनें खरीदी और वो प्रॉपर्टीज़ और ड्यूल नेशनैलिटीज़ और फिर ख्वाजा साहब को तो सारे उड़ीक ही रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने कोई लिस्ट भी देनी थी मेरे ख़्याल में कौन-कौन लोग शामिल हैं। उन्होंने जो इशारे किए कि कौन-कौन से पॉलिटिशियंस शामिल हैं उसमें। राइट। अच्छा, वो तो चले अभी चल ही रहा था, लोग अपने अंदाज़े लगा रहे थे। तो एक हाउसिंग सोसाइटी है, पार्क व्यू, उसके हवाले से एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया सोशल मीडिया पे कि जी वो अलीम खान जो हैं वफाकी वज़ीर हैं, उनकी सोसाइटी है। तो उन्होंने भी कोई पैकेज अनाउंस किया हुआ है पुर्तगाल में, जो है वो प्लॉट खरीदें और नेशनैलिटी लें। अच्छा, उस पे ये हुआ कि वो बढ़ता ही जा रहा था, ये प्रोपेगेंडा पार्क व्यू के खिलाफ। ज़ाहिर है कि वो एक बड़ा ब्रांड है मुल्क का, बैरिया टाउन के बाद। तो वो उनकी तरफ से एक जो है वो डिस्क्लेमर आ गया पार्क व्यू सिटी की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से और ये पब्लिक नोटिस आ गया। ये हम अपने नाज़रीन को स्क्रीन पे दिखा देते हैं, बल्कि चला भी देंगे। ये जो नोटिस है, इसका मतन ये है कि पार्क व्यू सिटी ये वाज़िया करना चाहता है कि हमारा पुर्तगाल में किसी भी मंसूबे के आगाज़, ऐलान या शराकत दारी से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, ठीक है जी? ये एक इश्तिहार है, जो उनकी साइट्स पे उनकी मौजूद है। स्टेटमेंट है। बिल्कुल, ये 9 अगस्त का इश्तिहार है, 3 बज के 44 मिनट पे ये एक वज़ाहत दी गई पार्क व्यू सिटी की तरफ से, उनकी इंतज़ामिया की तरफ से। ठीक हो ठीक है गया। जी? वो कहते हैं जी कि हमारा पुर्तगाल में किसी भी मंसूबे के आगाज़, ऐलान या शराकत दारी से कोई ताल्लुक नहीं है।
मजीद ये कि आज तक हमने पुर्तगाल में किसी भी फर्द या इदारे को एक भी जायदाद फरोख्त नहीं की और ना ही किसी एक फर्द के लिए वीजा की कोई कार्रवाई की है। आरक्यू सिटी मौकफ अख्तियार करती है कि इसके बरक्स जितने भी दावे, इश्तिहार या प्रमोशन सामने आ रहे हैं वो सरासर झूठ, गुमराहकुन और बेबुनियाद है। वो कहते हैं कि हम अफराद, ग्रुपों और तंजीमों को सख्ती से मुतनब्बे करते हैं कि वो पार्क्यू सिटी के नाम, ब्रांड या लोगों को पुर्तगाल से मुतल्लिक किसी सरगर्मी में इस्तेमाल ना करें। किसी सरगर्मी में इस्तेमाल ना करें। बड़ी अच्छी बात है। वो कहते हैं कि इस तरह के इकदाम हमारे कारोबार की संगीन गलत पेशकश हैं और इस हवाले से मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्क्यू सिटी के जायज और हकीकी मंसूबों से मुतल्लिक दुरुस्त और मुसद्दका मालूमात सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिशियल ज़राए इब्लाग के जरिए फराहम की जाती है। ठीक है जी, ये आ गया, क्लियर हो गया। अब कान खोल के सारे सुन लें। किसी ने पुर्तगाल के हवाले से पार्क्यू सिटी का जिक्र नहीं करना, ये पब्लिक नोटिस है जो पार्क्यू की इंतजामिया की तरफ से किया। अब आगे कहानी ये है कि जुनैद सलीम साहब जो हैं, उस्ताद मोहतरम जो हैं, उन्होंने एक वो व्लॉग किया। उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वो कट्टा जो खोला था कि ब्यूरोक्रेट्स जो है उनकी बड़ी तादाद है जिन्होंने पुर्तगाल में नेशनैलिटी ले ली है, जायदादें खरीदी हैं। और इस हवाले से अलीम खान जो है वफाकी वज़ीर और पार्क्यू सिटी जो है, उन्होंने ये वाला डिस्क्लेमर दिया और उन्होंने ये एक इश्तिहार दे दिया है कि हमारा वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पार्क्यू का मनसूबा नहीं है, कोई हमने कभी भी कोई नेशनैलिटी का पैकेज अनाउंस नहीं किया पार्क्यू। ये आ गया उधर से। अच्छा, और अब वो कहते हैं कि इसके साथ ही जब ये वावेला हो रहा था सोशल मीडिया पे, जाहिर है कि ये तो पीटीआई ने उस वक्त भी किया था जब पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी। पार्क्यू में जो है ना वो बेजा किस्म के ऑपरेशन शुरू कर दिए गए, मुख्तलिफ महकमों को साथ मिला के, एलडीए को साथ मिला के, जिसमें मोनस लाई भी शामिल था, जिसमें उस वक्त का वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई शामिल था, बराह रास्त इमरान खान शामिल था। उस वक्त चेयरमैन एलडीए मियां असलम को लगाया ही इसलिए गया था कि पार्क्यू के खिलाफ ऑपरेशन करने हैं, अलीम खान से रिवेंज लेना है। वहाँ पे जो है ना वो सड़कें उखाड़ना शुरू कर दी, हमले शुरू कर दिए, पुलिस की बसें भर के जा रही हैं, एरीगेशन की जो है ना वो बसें जा रही हैं और एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा पार्क्यू का। और अब वहाँ पे एफआईआर दी जा रही है, पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। हम विटनेस हैं जितना जुल्म और बर्बरियत जो है वो पीटीआई के दौर में इस मंसूबे के साथ की गई एक जो हाउसिंग का मंसूबा है। आप इसको चले इस तरह कर लें, जो आज बहरिया के साथ हो रहा है वो पीटीआई के दौर में पार्क्यू के साथ शुरू हो गया, जिसके हम ऐनी शाहिद हैं। और बेजा, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये सारे मिलके कर रहे थे। खैर वो लड़ाई चलती रही, वक्त ने करवट ली, वक्त का पहिया उल्टा चला, तो उस वक्त जो है वो अलीम खान को जेल में डालने की ख्वाहिश रखने वाले खुद जेलों में चले गए। अलीम खान वफाकी वजीर। अब बकौल जुनैद सलीम साहब, इस कहानी में ये हुआ कि जब सोशल मीडिया पे ये सारी तशहीर और ये मामला शुरू हुआ, और ये 100% ये जो वावेला और प्रोपेगेंडा ये सारा पीटीआई की जो अकाउंट्स है वहां से हो रहा है, ये मैंने सारा चेक कर लिया। अच्छा, उधर से डिस्क्लेमर आ गया, मगर उसके साथ अब क्या हुआ? अब ये देखें, मसला ये है कि कुछ तल्ख हकायक होते हैं। उन्होंने पार्क्यू के सीईओ, साबिक सीईओ शोएब सिद्दीकी, ये बड़े पार्क्यू के एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी शोएब सिद्दीकी, अचानक इनको सीईओ से के ओहदे से उठा दिया गया। बड़ा पॉपुलर आदमी, आजकल एमपीए भी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पे लड़े और एमपी हैं आजकल, मेंबर सूबाई असेंबली, शोएब सिद्दीकी। ये साबिक सीईओ हैं। मौजूदा सीईओ जुनैद अमीन है। अच्छा, वो चूंकि इतने पॉपुलर आदमी नहीं है, वो उन्हें कुछ जानता नहीं है, ये ज्यादा इन्हीं का नाम चलता है आज भी पार्कव्यू में। तो शोएब सिद्दीकी का वीडियो क्लिप जो है ना अब वो वायरल करना शुरू कर दिया, जिसमें शोएब सिद्दीकी जो है पुर्तगाल में पार्कव्यू हाउसिंग सोसाइटी का प्लॉट खरीदने पे वहां की नेशनैलिटी का पैकेज ऑफर कर, अब ये जो है उन्होंने ये चलाना शुरू कर दिया कि वो शोएब सिद्दीकी के जो वीडियो क्लिप्स हैं वो आना शुरू हो गए इस सर्कुलर के आने के बाद। जब ये सर्कुलर आया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी, पार्कव्यू की तरह से।
अब शुएब सिद्दीकी जो हैं, उनका वो क्लिप मुबैना तौर पे वो चलाना शुरू कर दिया गया कि वो ऑफर कर रहे हैं। एक तकरीब में खड़े हुए हैं, वो वैसे ही बड़ा बोलते हैं गज-वज के। वो बोल रहे हैं जनाब, वो ऑफर कर रहे हैं कि जी पुर्तगाल में आप ये लें, आरक्यू का प्लॉट खरीदें, वहाँ खरीदें या यहाँ खरीदें, नेशनैलिटी आपको पुर्तगाल की मिले। अच्छा, यहाँ भी यानी कि खरीदें। मैं अगर मस मैं मस अगर मैं मिसाल मिस दे कर रहे हैं रहा आप। हूँ, मिसाल दे रहे हैं, एक ठीक, मिसाल है ठीक, कि वो आरक्यू का प्लॉट के साथ नेशनैलिटी का पैकेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक। ठीक है जी? माज़ी में, माज़ी में। माज़ी करीब में, माज़ी करीब में। करीब में जब वो सीईओ थे तो वही कंडक्ट करते थे तकरीबें वगैरह। उसकी वो होस्टिंग भी खुद करते थे और उसमें चेयरमैन अगर नहीं है तो बतौर जो है वो चीफ गेस्ट भी वही शामिल होते थे। अच्छा, अब ये हुआ कि ये एक वावेला शुरू हो गया। उसके बाद ये होता है कि प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है और साथ ही साथ शुएब सिद्दीकी जो हैं, उनका एक मुबैना तौर पे डोमिनिकन पासपोर्ट भी चलाना शुरू कर दिया जाता है सोशल मीडिया। कि ना सिर्फ वो कि पुर्तगाल की ये ऑफर करते रहे नेशनैलिटी पारक्यू के प्लॉट के साथ, ना सिर्फ बकौल जुनैद सलीम। वो क्या कहा था चीफ साहब ने? फॉरवर्डेड एज रिसीव फॉरवर्डेड एज़ रिसीव्ड, एज रिसीव कॉपीड। ठीक है? सीसीड। अब ये है कि डोमिनिकन उनका पासपोर्ट चलना शुरू हो गया कि जी वो उनके पास डोमिनिकन नेशनैलिटी है। उन्होंने कहा जी अब ये भी हो सकता है कि वो कह दें कि मैंने पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ने से पहले वो तर्क कर दी थी। अच्छा, इसी तरह ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अलीम खान जो हैं उनके पास भी डोमिनिकन नेशनैलिटी, वो भी ड्यूल नेशनल है। ये भी किया जा रहा है प्रोपेगेंडा। और साथ-साथ ये कहा जा रहा है कि ये अगर ये हज़रात ये कह देंगे कि हमने तर्क कर दी, तो तर्क करने का मतलब कि थी। अच्छा, अलीम खान के हवाले से तो जो मैंने कन्फर्म किया, मैंने बल्कि उन्हें फ़ोन किया था ये चेक करने के लिए, गालबन कुछ दिन पहले। मुझे पता चला लाहौर में, तो मैंने कहा मैं उनसे बात कर लूँ। एक मैसेज भी किया उन्हें मैंने, यही बात करने के लिए किया था। तो वो बिज़ी होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि वो उधर जो है वो सारा मिनिस्ट्री भी और इधर आना और मीटिंग्स और उनका मेरे साथ बात नहीं उससे की। तो अ, उन्होंने तो इलेक्शन से पहले सरेंडर की थी डोमिनिकन नेशनैलिटी। उन्होंने तो सरेंडर की थी, वापस की थी। जब उन्होंने इलेक्शन में जाना था, जब उन्होंने फैसला कर लिया और उन्हें मना लिया गया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है जी। उससे कुछ अरसा पहले तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने एक दूसरे लफ्ज़ों में कि गिव अप कर दिया था और वो नई सियासत करना चाहते थे। मगर जब उन्होंने दोबारा उन्हें मना लिया गया, बमुश्किल मनाया गया कि नहीं आप ज़रूर आएँ, वो आए। उन्हें उन्हें आना चाहिए, ऐसे लोगों को आना चाहिए जो डिलीवर करते हैं। तो उन्होंने उस वक़्त सरेंडर की थी डोमिनिकन नेशनैलिटी इलेक्शन में जाने के लिए। मगर शोएब सिद्दीकी जो हैं मेंबर पंजाब असेंबली, उनके हवाले से थोड़ा सूरत-ए-हाल क्लियर नहीं है कि अभी भी वो डोमिनिकन नेशनल हैं, वो ड्यूल नेशनल है, जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक गलत है। वो ड्यूल नेशनैलिटी रखते हुए मेंबर सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली नहीं हो सकते। तो अगर वो ड्यूल नेशनल हैं और उन्होंने नेशनैलिटी ली और ये 10, 12, 14 करोड़ में जो है मिलती है बकौल जुनैद सलीम, तो वो कहते हैं कि ये पैसा कब गया, कैसे गया, कहाँ गया, इसकी कोई जो है ना वो एक गोशवारों में ये ज़ाहिर किया गया, नहीं किया गया, इस तरह की अलबत्ता कहानियाँ चल रही हैं। लेकिन मैंने आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन बता दी है कि ये मामला कहाँ से हो रहा है। आज भी जो है वो अडयाला से इस ब्रांड के खिलाफ और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ और इनके मालकान के खिलाफ एक जो रिवेंज है और इंतकामी जो कार्रवाइयाँ हैं, जितनी वो कर सकते हैं। आप अब सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा ही कर सकते हैं। आप तो वो नहीं है, हुकूमत में नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, जो आप पहले जैसे ऑपरेशन करवा लेते और पहले जैसे आप केसेस बना लेते और नैब केसेस बनवा लेते और आप जो है ना गिरफ्तारियाँ करवा लेते, वो तो अब आप नहीं कर सकते। लेकिन ये तो आप कर सकते हैं, वो तो अभी जैसे भांजों के जो है ना वो कितने अकाउंट पकड़े गए हैं।
पता नहीं कौन-कौन सा जो है वो नए से नया अकाउंट आ रहा है, भांजों का, वो शाह और शेर शाह, अलीमा खान के बेटों का। तो उन अकाउंट से ऐसे कई अकाउंट हैं जहाँ से आप ये प्रोपेगेंडा करवाते हैं, तो वो मामला कुछ उधर से ही चल रहा है। चलें देखते हैं मज़ीद इसके हवाले से जो भी सूरत हाल होगी या इन्फॉर्मेशन मंज़र आम पर आती है हम शेयर करेंगे। सर शाहिद अफरीदी के एक स्कूल में बच्चे पर तशद्दुद हुआ है। यार ये ये कैसे हो गया ये बड़ा अजीब माजरा? वाकया मैंने वो देखी चले है कोई भी स्कूल हो बच्चे पर तशद्दुद फुटेज हुआ ही क्यों? माजरा क्या है? फुटेज देखी है, ये पाकिस्तान के जो कौमी क्रिकेटर है ना, चौके छक्के मारते हैं शाहिद अफरीदी, 33 गेंदों पे 100, ये शाहिद अफरीदी स्कूल है। शाहिद खान अफरीदी स्कूल में बच्चे पे तशद्दुद हुआ है। और इतलात ये है कि वो जो उनका ट्रस्ट है, शाहिद अफरीदी ट्रस्ट, ये उसके तहत कायम किया गया स्कूल है, मलकपुर में। और ये मलकपुर फ़ेज़ 8 एक्स पार्क व्यू में, मलकपुर का इलाका है। ये वहाँ पे शाहिद अफरीदी स्कूल है, इसका नाम है शाहिद अफरीदी स्कूल, और ये क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कायम किया था स्कूल। अच्छा, अब मुतज़ाद इतलात हैं कि इनकी उस ट्रस्ट के साथ इस स्कूल की जो एक एफ़िलिएशन होती है, वो ख़त्म हुई है कुछ अरसा पहले, अब नहीं है या जो भी है। मगर वहाँ पे जो समर अब्बास, जो इस स्कूल का प्रिंसिपल भी है और वो टीचर भी है, वहाँ पे पढ़ाता भी है, उनका भाई भी पढ़ाता है। समर अब्बास की स्कूल के अंदर ही रिहाइश है, और वहीं पे वो अपनी मिसेज़ के साथ रहते हैं, जो ग़ालिबन उस स्कूल की एक्स टीचर भी है। तो एक बच्चा है फ़हद रज़ाक, छठी क्लास का बच्चा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 1 सितंबर तक पंजाब भर में जो है वो स्कूल बंद है। एक मौसम की शिद्दत और उसके बाइस। तो ये साहब जो हैं अचानक स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म करके स्कूल खोल लेते हैं। ये स्कूल 1 सितंबर से 8 दिन पहले ये स्कूल खोल लेते हैं। पैगाम भिजवाया जाता है पेरेंट्स को कि आप बच्चों को भेजना शुरू कर दें। पहला दिन होता है। तो वो जो चूँकि वो 1 वीक पहले स्कूल खुल जाता है, तो वो जो कंप्लीट करना था होमवर्क बच्चे ने, वो बच्चा होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाता। वो जो एक 6-8 दिन का गैप है, वो कर नहीं पाता मुकम्मल। समर अब वेकेशन ये में वो पहले ही दिन जो है, बच्चों का जो छुट्टियों का काम है, वो चेक करते हैं साहब। आपको याद पहले होगा दिन छुट्टियों का काम रजिस्टर हम बनाते थे। आप आप तो स्कूल जाती रही हैं ना, या डायरेक्ट कॉलेज से शुरू किया आपने? डायरेक्ट कॉलेज से शुरू। कॉलेज से शुरू किया। वो लग रहा होता है आपकी गुफ्तगू से। अच्छा, उसमें ये हुआ कि बच्चा जो है वो इनकम्प्लीट रजिस्टर के साथ, होमवर्क के साथ स्कूल चला जाता है। तो समर अब्बास जो है वो चेक करते हैं पहले ही दिन काम। अब इस बच्चे का काम इनकम्प्लीट है और कुछ और बच्चों का भी काम। ये उनको बना देते हैं मुर्गा। मुर्गा बना के तो ये लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं बच्चों को। लाठीचार्ज, लाठी चार्ज। लाठीचार्ज ना छड़ी के साथ करेंगे, छड़ी चार्ज कह लें। छड़ी चार्ज शुरू कर दिया। बच्चों को मार-मार के जो है ना वो बच्चों को ज़ख्मी कर दिया। और ये फ़हद बच्चा जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, और देखें कि उसके जिस्म के ऊपर किस तरह के निशानात हैं, छड़ियों के। और उसको मारा फिर 6 वो साल का बच्चा कितने अ, 11-12 साल का होगा छठी क्लास ज़ाहिर ही बात है। इतनी एज और लाठी चार्ज 8 कर रहे 9 हैं स्कूल 9 में। साल 10 साल। अब वो मासूम बच्चा है बेचारा, वो फिर बताता है घर आके कि मुझे छड़ियों से मारा है और बाकी बच्चों के बाल खींचे हैं और उनको पता नहीं किस-किस तरह से तशद्दुद किया और उन्हें मुर्गा बनाए रखा, और इस तरह का जो है वो ये अफ़सोसनाक वाक़या। और अब बच्चे ने बताया कि ये जो है ना अ, बहुत देर से इसी तरह तशद्दुद करते हैं बच्चों के ऊपर, बहुत देर से तशद्दुद करते हैं। और मेरी फिर बच्चे के पेरेंट्स से बात हुई, उनके वालिद से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि शाहिद अफरीदी का नाम सुन के हमने बच्चे को यहाँ पे एडमिट करवाया। अदरवाइज़ देखने में बड़ा एक साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन और माहौल वहाँ का स्कूल का बहुत अच्छा, तो हमने अपने बच्चे को यहाँ एडमिट करवाया। और एक मुलाज़मत से गुज़र-बसर करने वाला अब बच्चे को यहाँ पे कोई यकसा निज़ाम तालीम तो है नहीं, कि गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक निसाब पढ़ सके। गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा एक जैसे एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर सके। गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा जो है ना एक जैसे क्लासरूम में बैठ सके। तो गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा जो है ना उसको भी स्कूल के अंदर वो तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हों, ये तो है नहीं।
यकसा निज़ाम तालीम तो यहाँ पे एक दरीना ख्वाब है। गरीब का बच्चा टाटों वाले स्कूल पे, अमीर का बच्चा एयर कंडीशन रूम में पढ़ता है हमारे मुल्क में। ये है हमारे हुक्मरानों की 77 साला मेहनत इस मुल्क में। ठीक है जी। उसके बाद अब ये होता है कि ये जो रज़ाक साहब हैं, इनका बेटा फ़ाहद जिस पे तशद्दुद हुआ, वो मुझे बताते हैं कि हमने वहाँ पे दाखिल करवा दिया ये माहौल देके शाहिद खान अफरीदी का नाम सुन के कि वो हमारा बच्चा भी कुछ शाहिद अफरीदी बन जाएगा। और उनको क्या पता कि पहले शाहिद अफरीदी की तरह चौके-छक्के जो हैं उस बच्चे की पीठ पे मारे जाएँगे। ठीक है ना? उसके जिस्म पे मारे जाएँगे। फिर बच्चा शाहिद अफरीदी बन सकता है, वरना तो नहीं बन सकता। अब जो है वो कहते हैं कि हमें ये समर अब्बास साहब कहते हैं कि ये बच्चा जो है ना इसको अकेडमी भी आप हमारे पास ही पढ़ाएं। तो बच्चे का ज़्यादा टाइम स्कूल के बाद भी उसने वो ट्यूशन भी वहीं पे पढ़नी है और वो करना है। इनकम्प्लीशन कहता है वो इतना खौफज़दा है जब से इस स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाया गया कि वो रात के 3 बजे तक ना अपने सर के डर से वो 3 बजे तक बेचारा होमवर्क ही रात के करता रहता, 3 पढ़ता ही बजे। रहता रात के 3-3 बजे। उनके पुत्र सो जा, उन्हें क्या नहीं काम कंप्लीट करना। यानी कि खौफ में बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अब ये तशद्दुद हो गया। अब मैंने फिर फ़ोन किया प्रिंसिपल साहब को, समर अब्बास साहब को। मैंने कहा सर आप गुस्से में तो नहीं है? छड़ी आपने रख दी है या आपके हाथ में है? उन्होंने कहा नहीं, नहीं सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कैसे बच्चे को तशद्दुद कर मार सकता हूँ? मैं तो नहीं मार सकता बच्चे को, मैंने तो नहीं मारा। वो तो उसकी फुटेजेज़ हैं, तस्वीरें हैं। कहता है जी उनके पेरेंट्स ने मुझे भी व्हाट्सएप की हैं, तो ये मेरी मार के तो निशान नहीं है। मैं कहा फिर ये किसकी मार के निशान है? उन्होंने कहा कि ये तो मैं स्कूल में नहीं हूँ, तो मैं जब जाऊँगा कल, तो मैं सर पता करूँगा और जिसने भी ये किया होगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप क्लियर हैं? आप सच कह रहे हैं कि आपने नहीं जी मैंने तो नहीं किया। मैंने कहा ठीक है। चले मैं कहा मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया कि हमें आपका मौक़िफ़ जान लें, लेकिन वो बच्चे पे तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। और थाना डिफेंस सी में एप्लीकेशन भी आपके खिलाफ चली गई है। अब इस हद तक तो कोई पेरेंट्स नहीं जा सकते कि अगर आपने नहीं तशद्दुद किया। उन्होंने कहा, "नहीं जी, मैं नहीं कीता पाया।" मैंने कहा, "जी, ठीक है।" मैंने दोबारा बच्चों के पेरेंट्स से राब्ता किया। मैंने कहा, "जी" हाँ, मैंने समर अब्बास साहब से कहा, मैं कहा, "आप यही बात मुझे एक वॉइस नोट कर दें।" उन्होंने मुझे वॉइस नोट कर दिया कि समर अब्बास बेकसूर। अब जब दोबारा बच्चे के पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो उन्होंने समर अब्बास के मुझे 2 वॉइस नोट भेजे जिसमें वो एतराफ़ कर रहा है कि मैंने बच्चे को मारा है लेकिन इतना नहीं मारा, मैंने सिर्फ़ 2 छड़ियाँ मारी। वो हम अपने नाज़रीन को अभी सुना देते हैं। ये आप सुन लें। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान क्या हाल है? भाईजान इतना स्टिक नहीं बच्चे को मारा, 2 स्टिक लगाई हैं और उनके निशान पड़ गए हैं। कोई ये नहीं कि इसको कोई मार-मार के इसका बुरा हाल कर दिया हुआ है कि 2 स्टिक लगाए हैं और उसके निशान पड़ गए हैं। दूसरा ये बात है जहाँ तक अकेडमी का ताल्लुक है, अकेडमी में तो ये महीना डेढ़ आया ही नहीं और अकेडमी में 2 महीने होता है तो 2 घंटे होता है, बाकी तो पूरा टाइम ये 22 आवर्स घर में होता है। घर में भी काम करवाना होता है। ये अकेला फ़हद ही नहीं था और भी इसके साथ 5-7 बच्चे थे और ये नहीं कि अकेला इसने नहीं काम किया था और इसको अकेले को सेपरेट करके हमने मारा है, इस तरह की कोई बात नहीं होती। समर अब्बास, प्रिंसिपल एंड टीचर, शाहिद अफरीदी स्कूल। वो कहता है कि मैंने मारा है, बाकियों को भी मारा, फ़ाहद रज़ाक को भी मारा, बाकियों को भी मारा। तो इसमें क्या हो गया? तो वो ये मैसेज उनके पेरेंट्स को कर रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा जी 2 छड़ियाँ मारी हैं या 3 छड़ियाँ मारी, लेकिन बहुत बुरे तरीके से मारी हैं अलबत्ता। तो वो उन्होंने ऑडियो मैसेज उधर किया हुआ है। मेरे साथ गलत बयानी की, मुझे कहा कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। पेरेंट्स के सामने एतराफ़ कर लिया और वो वॉइस नोट कर दिए बना दीजिए। अलबत्ता ये है कि इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो है ना मार के और इस तरह तशद्दुद से बाज़-औक़ात बच्चों को जो है वो एक मासूम बच्चे होते हैं, उनको चोटें लग जाती हैं, फ्रैक्चर हो ट्रॉमाटाइज़ हो जाते जाते हैं हैं। और बच्चे ज़हनी तौर पे ख़ास तौर पे मेंटली मेंटली हाँ जी, वो बिल्कुल। डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है ना घर में भी इस तरह का एक सख्ती का माहौल होता है, स्कूल में भी और हर वक्त बच्चा एक पुरतशद्दुद माहौल से गुजर रहा होता है और उसकी ज़िंदगी, उसकी ज़हनी कैफ़ियत एक पुरतशद्दुद माहौल में वो चल रही होती है और ऐसे बच्चे कभी सक्सेसफुल नहीं होते। ऐसे बच्चे जो हैं, वो फिर जो है ना कोई और राह चुन लेते हैं मेंटली अगर और आप उन्हें मेंटली जो टॉर्चर है करते हैं वो तो। डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनकी ज़हनी हालत और उनकी जिस्मानी हालत जो है वो इस काबिल नहीं रहती कि वो कोई आला तालीम हासिल कर सकें और वो बहुत ज़्यादा जो है ना कोई अचीवमेंट तालीम के मैदान में कर सकें। लेकिन अब
सिंस वो बच्चा इस फेज से गुजरा है तो उसके पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी काउंसलिंग करे ताकि वो निकल के अपने आप को दोबारा मेंटली जो है ना वो अच्छा फील कर सके। एनीवेज सर, मिस्टर ज़िशान रोकरी जो कि सराइकी सिंगर है, या चलिए हम कह देते हैं कि पाकिस्तान के अभी फिलहाल तो वो शराबी सिंगर लग रहा है मुझे। सराइकी तो होगा फिलहाल तो वो। कुछ वीडियोस पे वीडियोस आ रही है हाँ, उसकी। वो वैसी क्या वीडियो आ रही हैं। इससे इशू ऐसी क्या है? ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं। मैं एक नई वीडियो देखी थी शान रोकड़ी। एक तो वो कंसेक्टिव वीडियोज़ है, मैं नाम भूल गया हूँ फिर उस शख्स का जिसका वो फंक्शन ख़राब हुआ सांगला में, वो गया और गाड़ी में ही शराब थी और वहाँ जाके भी बकौल उस प्रमोटर ने, तो अब तो उसने मेरे यहाँ पौने मीडिया को इंटरव्यूज़ दे दिए हैं। और वो कहता है जी कि मैंने पैसे सारे क्लियर कर दिए, 10 लाख रुपया दिया और 9 बजे का टाइम था, वो 11 बजे आया, गाड़ी से निकाला, हालत नहीं थी, गाड़ी कम, अंदर से बार ज़्यादा लग रही थी और रेड बुल में जो है ना वो ड्रिंक मिक्स करके वो साहब पी रहे थे, नशे की हालत में थे। जो सिगरेट भी वो पी रहे थे, उससे जो स्मेल आ रही थी, वो सादा सिगरेट की नहीं थी। कच्चा सिगरेट, पक्का सिगरेट, मैं तो सीखा उसकी बातों से, कच्चा सिगरेट होता है, पक्का सिगरेट होता है। तो वो कहता है जी कि वो सारा नशा कर रहा था। वो जब परफ़ॉर्म करने के लिए बैठे, तो एक तो वो कुर्सी पे बैठ के परफ़ॉर्म करता है। ज़ीशान रोकड़ी यंग आदमी ज़ाहिर देखने में, जवान आदमी, लेकिन वो कुर्सी पे बैठ जाता है कि जैसे वो खड़ा नहीं हो सकता। कुर्सी पे बैठ के वो परफ़ॉर्म कर रहा है, साथ किताब रखी होती है, किताब से वो पढ़ रहा होता है कॉपी से, गाने पढ़ ही जाता है। वो कहते हैं कि 5 मिनट परफ़ॉर्म किया, तो वो साहब की हालत इस तरह हो गई, कहता है पहले वॉशरूम लगे हैं बड़ी मुश्किल से, मुँह पे पानी से छटे मारे ने। कहता है कोई नहीं होश आया, फिर कहता है मुझे गाड़ी किधर है, मैं गाड़ी में अभी वापस आता हूँ जाना है। कहता है गाड़ी में हमने बिठाया कि चलो थोड़ी तबीयत ठीक होगी वापस ले आएँगे, उधर क्राउड बैठा हुआ है कहता है। वो तो कहते हैं 4-5 हज़ार बंदा बैठा है, जान रोकड़ी को सुनने के लिए। हैरत है उन लोगों की, वो 4-5 हज़ार बंदा केड़ा वेला है। ओ भाई आप अताउल्ला खान की कैसेट लगा के सुन लें, अगर आपको दस्तयाब नहीं है, अपने फ़ोक सुनना है, सराइकी, आप ऐसे लोगों को सुनते हैं जाके और अब भी सुनेंगे आप। अब मैंने एक और वीडियो देख ली नई, कमाल वीडियो भाई। बताएं। वो वीडियो ये है कि ज़िशान रोकड़ी परफ़ॉर्म कर रहा है, शादी का कोई इवेंट चल रहा है और पूरा आगे जो है ना पंडाल है, मजमा है, बच्चे, ख़वातीन सारे बैठे हैं। ज़िशान रोकड़ी के हाथ में माइक है और एक हाथ में सिगरेट है। यार, वो कौन लोग हैं? अल्लाह की कसम, कौन है ये लोग? ये देखें, ये वो गाना गा रहा है, कमीज़ तेरी काली, साथ सिगरेट पी रहा है। कमाल हो गया भई, खुदा की कसम। ये मरियम नवाज़ कहती हैं कि मैं आपको बड़ा फ़ॉलो करती हूँ, मैं बड़ा देखती हूँ। मरियम नवाज़, सीएम पंजाब इस सिंगर को कह रही है एक दिन, यहाँ पे कोई पंजाबी कल्चर डे था लमरा में, तो कहती है, "हाँ, हाँ, मैं तो आपको बड़ा म्यूज़िक।" मरियम नवाज़ साहब वज़ीर आला पंजाब का फ़ेवरेट सिंगर है। मरियम नवाज़ का फ़ेवरेट सिंगर है ज़िशान रोकड़ी, पता है? जबरदस्त। कहा उन्होंने, सुना नहीं था आपने जब अज़मा बुखारी खड़ी थी, तो इधर रेशम खड़ी थी, सारे खड़े थे। ये लमरा की बात है। वो कहती है, "ये मेरा फ़ेवरेट सिंगर।" मरियम औरंगज़ेब भी खड़ी। वज़ीर आला पंजाब का फ़ेवरेट सिंगर है, लोगों दे फंक्शन खराब कर रहे शराब पी के, सिगरेट पी के, और वो इधर सिगरेट पी रहा है, इधर गाना गा रहा है। और बाज़ का तो उन्हें समझ नहीं आई, सिगरेट ते गाना गा रहा है। माइक इधर भुल के सिगरेट ते भी 2 बोल के आए थे उन्हें। रियली? ये वीडियो अब हम दिखा रहे हैं नाज़रीन को। ठीक। मैं तो वीडियो और सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के हालात हैं। मेरा ख़्याल है कि ये जो आपका वज़ारत इंसदाद मंशियात है, ग़ालिबन मोहसिन नकवी साहब के पास है। ये भी उनके और पास है। हाँ, ये भी उनके पास है। उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह। ये पोर्टफ़ोलियो भी उनके पास है, और अब उनके पास तो इतने पोर्टफ़ोलियो में तो बाज़ का तो खुद भुले होते हैं, वो तो उन्हें याद करवाना पड़ता है कि सर ये भी तुहाडे कोल है। वो तो एक पूरी लिस्ट है, पूरी डायरी के ऊपर सर, लिखा हुआ है। टैलेंट है ना, मैं कहना कमाल टैलेंट है। अंडर टैलेंट है। एस्टिमेट तो ना करें। वो डिलीवर करते हैं ना, यकीनन। तकरीर करते हैं तो लगता नहीं आपको डिलीवरी हो रही। और उधर कैसी सर्जरी की है, उड़ा के रख दिया सारे। बाबर आज़म ही फ़र्क करता है, रिज़वान ही फ़र्क कर दिया। ओ भाई, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, बड़ा प्लेयर, उसकी ज़िंदगी में बैड पेज आते हैं, इसको बैड पेज बोलते हैं क्रिकेट की ज़ुबान में। आउट ऑफ फॉर्म जब बंदा होता है ना, फॉर्म में नहीं होता, उसको बैड पेज कहते हैं। फॉर्म कभी लगती है, कभी नहीं लगती। जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसका ये बहुत कम दुरानिया होता है, छोटा-सा। फिर उसकी फॉर्म लगनी होती है। जब दोबारा उसकी फॉर्म लगती है ना, फिर वो उड़ा के रख देता है सबको। तो आपने बाबर आज़म ही फ़र्क कर दिया, रिज़वान ही फ़र्क कर दिया। सर्जरी सी। ये नए लड़के भेज दिए बेचारे। ये क्या करेंगे एशिया कप में? ये जीतेंगे जाके? क्यों जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? वो सीनियर प्लेयर है। बाज़ कुछ मैचों में नहीं आपकी फॉर्म लग रही होती, लेकिन आपने कमबैक करना ही होता है, तो आपने छोड़ दिया। पूरी टीम में एक एक प्लेयर है जिस पे अब आप इंतज़ार कर, फ़खर ज़मान, बाकी सारे मुंडे बेचारे, उनकी तो वैसे टाँगें काँप रही होंगी कि
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ पता नहीं की होना। इस प्रेशर में टीम भेज रहे हैं आप और 2 सीनियर प्लेयर फारिग कर दिए। तो उनके पास है इंसदादे मंशियात। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आप क्रैकडाउन करें सिंगरों पे। सिंगरों में मंशियात का रुझान बंद कमरों के बाद कॉन्सर्ट्स में बढ़ने लग गया। वो कॉन्सर्ट च नशे की हालत पाए जा रहे हैं। वो कम से कम उन्होंने डोप टेस्ट कराओ। जिस तरह ही कॉन्सर्ट शुरू होए, जिस तरह डॉक्टर पहले खड़ा हो, इधर आओ भी चेक कराओ। अगर होश में है तो अंदर फैमिली से भेज दें, कॉन्सर्ट स्टेज पे चढ़ा दें। अगर बेहोश है तो उन्होंने उत्थों ही वापस गड्डी च पा दो। सर ये जो है ना वजीरे इंसदादे मंशियात, उनको एक्शन लेना पड़ेगा इसके ऊपर। मिस्टर अमानत अली की बात करते हैं। हेलो अमानत अली, तब कट्टा खोले। अमानत अली साहब ने कोई वीडियो जारी की न्यू जर्सी से, जिसमें उन्होंने गिला किया है कि मुझे किसी फलां इवेंट पर पैसे नहीं मिल रहे तो मैं तो जा रहा हूँ छोड़। ये अमानत अली ना अब ये इवेंट कौन सा ये बताइए। तुझसे नाराज नहीं, ये हमेशा नाराज ही अमानत अली ने रहना, नाराज ही। अमानत अली की हरकत जो है ना, मुझे जाती तौर पे बहुत बुरी लगी। ये मेरा छोटे भाइयों की तरह, हमने ज़िंदगी में बड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी अकल कहाँ चली जाती है जब अल्लाह ताला इज़्ज़त दे देता है। पहले ही कोई 2-3 साल से ये मुल्क छोड़ के कनाडा में बैठे हुए हैं साहब, नेशनैलिटी के। इस मुल्क ने आपको नाम दिया, अमानत अली बनाया, और आप जो है ना। दूसरे नंबर पे ये न्यू जर्सी गए हैं, पाकिस्तान डे का शो है। पूरी दुनिया में जो है, पूरे अगस्त में जो है, परेड के नाम पे परेड्स होती हैं। पाकिस्तान का जो है जश्न आज़ादी मनाया जाता है। ये साहब जो हैं न्यू जर्सी चले गए पाकिस्तान डे की परेड में। इनको वहाँ पे बुक किया गया, ये चले गए। ज़ाहिर है कि पैसे तय हुए होंगे। जब वहाँ ये पहुँचते हैं, पंडाल लग गया है, अमानत अली ने स्टेज पे परफॉर्म करने जाना न्यू जर्सी। ठीक है? खुद ही अमानत अली एक वीडियो बना के जो है वो वायरल कर देते सोशल मीडिया पे कि मैं इस वक्त न्यू जर्सी मौजूद हूं, पाकिस्तान डे की परेड है, लेकिन प्रमोटर ने हमारी पेमेंट क्लियर नहीं की और मैं अब परफॉर्म नहीं कर रहा, ना मैं स्टेज पे जा रहा हूं, मैं वापस जा रहा हूं यहां से। पाकिस्तान डे जी। भाई आपको शर्म आती है? आपको शर्म आती है? आप क्या कह रहे हैं? आप पाकिस्तान डे की परेड है, पाकिस्तान का आजादी का शो है, और आपको पैसे नहीं मिले किसी वजह से, और आप इवेंट छोड़ के चले गए। आप पाकिस्तानी कहलाने के हकदार नहीं है। अमानत अली साहब, जिंदगी में आपको कभी पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, ना ही आपको पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए। आप नजाकत अली के बेटे हैं, हसन सादक फैमिली से आपका ताल्लुक है। आप इंडिया गए थे ना, तो अब आप इंडिया ही चले, इंडियन पासपोर्ट ले लें आप। कैनेडियन तो आप ले ही रहे हैं। तो आप पाकिस्तान की वजह से गए थे, आपको पाकिस्तान ने भेजा था। आज पाकिस्तान डे का इवेंट है, वो भी अमेरिका में। आपका किसी वजह से पेमेंट नहीं, मैं कहता हूं आपको उन्होंने कहा जी हमने पैसे नहीं देने, आप वैसे परफॉर्म करें, तो आपको तो एक सेकंड में अपना परचम पकड़ना चाहिए था, चांद सितारा हाथ में, और स्टेज पे चढ़ के आपको जीवे जीवे पाकिस्तान गाना चाहिए था, जाके दिल दिल पाकिस्तान गाना चाहिए था आपको, ए वतन प्यारे वतन आपको गाना चाहिए था। आप इतने पैसे के रसियां हैं, आपका दीन ईमान ही पैसा हो गया है, आपका वतन ही पैसा हो गया है। आपने ये सरजमीन, ये मिट्टी पैसे से तोल दी है, बेच दी आपने। ये अमानत अली ने किया है, और वो बड़े फखर से खुद ये वीडियो डाल रहा है कि जी मुझे चूंकि पैसे नहीं, और स्टेज के नीचे खड़ा है और पंडाल खुद दिखा रहा है अपनी वीडियो में कि जी लोग आ गए बैठ गए, मैं स्टेज से नहीं जाना, मैंने पैसे नहीं मिले, काली ऐनक ला के अड्डी वड्डी अपने मुंह। कमाल हो गया ये अमानत अली ने। मैं और क्लियर कर दूं, ये तुझसे नाराज नहीं, लता का गाना गा के जो इंडिया में आए थे साहब, वो किसी मुकाबले में गए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हैरत की बात है। और ये जो लोग बाहर जाके बैठ जाते हैं, यहाँ से करियर बनाते हैं, यहाँ से नाम बनाते हैं, यहाँ से पैसा बनाते हैं, और अगली अब मैं बात नहीं कहना चाहता किस तरीके से वहाँ पे जाते हैं, किस चीज़ को ब्रिज बना के जाते हैं, वो भी हमें सारा पता है। तो कम से कम इतनी शर्म कर लें आप, इतना एहसास कर लें कि जिस मुल्क ने आपको नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, उस मुल्क के नाम से एक इवेंट हो रहा है, उसकी आज़ादी का एक इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान डे की परेड है, आपकी पेमेंट नहीं हुई, लिहाजा वहां पहुंच के कहां आप
टोरंटो से चले हैं या कनाडा के किस शहर से आप चले हैं और आपने वहां जाके पाकिस्तान के 2 तराने गाने से इनका, हालांकि आपके तराने गाने से कोई पाकिस्तान की जो है ना सितारे 1 से 2 नहीं हो जाने थे। ना ही जो है ना कोई आप इतने बड़ी तोप हैं कि आपके ना गाने से वो परेड नाकाम हो गई होगी। रिगार्ड रखा ठीक जा है? सकता तो ये बड़ी एक अफ़सोसनाक बात है। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ उनका ये वीडियो देख के और आज मुझे बात करनी पड़ी। ये गलत बात है। वरना अदनान समी चला गया, चले जाएँ आप भी। वो बड़ा गुलाम अली खान भी छोड़ के चले गए थे। आप भी चले जाएँ, मानत अली खान आप भी चले जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान के मौसीकी को, यहाँ की सकाफ़त को, यहाँ के फ़नून लतीफ़ा को, यहाँ की सरज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले जाएँ आप भी। इंडियन पासपोर्ट ले लें। चलिए देखते हैं अगर उनका कोई बयान आता है इस हवाले से तो हम नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। करें। Till then, thank you for being here at the podcast for the session. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.